हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हो और ऐसे ही मेरे लेक्चर्स देखते रहो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी जिसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती हैं बेसिकली। तो देखेंगे कि कहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ केमिस्ट्री से रिलेटेड ट्रिक्स जो हैं वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट आर ऑलवेज वैलिड। ठीक है, जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो इक्वेशंस है बेसिकली किस चीज़ के लिए हैं? ये होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, इन इक्वेशंस को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो कंडीशन है न्यूमेरिकल में वो उसमें क्या दे रखा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा हो। ठीक है, और अगर सपोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तब आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो मैं इक्वेशंस यहाँ पर लिखूंगा, ये वाली इक्वेशंस जो है ऑलवेज वैलिड होंगी। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली इक्वेशंस आपके नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म दोनों ही केस में एप्लीकेबल होंगी। तो इनको कहीं हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, ये आप सभी ने देखी होगी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है वो है आपकी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका एक और दूसरा फॉर्मूला होता है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो अगर आप दो बार कैलकुलेट कर दो, उसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, तब भी आपको एक्सेलरेशन ही मिलता है। क्लियर है? अब आपको एक तीसरा फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ से, शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, याद भले ही आपने कर रखा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमको ये मिला था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अगर मैं इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, dx अपॉन dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, ये dx बाई डी टी कर दूंगा, dx इधर आ गया और dt इसके नीचे आ गया, और dv बाई dx अलग से कर दूंगा। क्लियर है? अब आपको पता है dx बाई dt हमारा क्या होता है, dx बाई dt है ds बाई dt, सेम ही बात है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है। तो ये होता है आपका v, और ये हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आपको एक और ये वाला फॉर्मूला मिल गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार यूज में आता है जब आपको वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास हो और आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमेशा ही वैलिड रहेंगी, ये कभी फेल नहीं होंगी, भले ही आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और भले ही आपका एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो। अब इसके बाद बात करेंगे हम एक कंडीशन लगा के, जो कंडीशन है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं ये ऑलवेज वैलिड जो है इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो ऑलवेज वैलिड वाली अभी हमने कंडीशंस पढ़ी। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्लियर है? तो देखते हैं कौन कौन सी है वो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी हो गई हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड इक्वेशन जो है वो हो गई हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनके मीनिंग्स लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता होंगे। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या जो भी हो जिसमें भी मोशन हो रहा है, ठीक है। u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, और प्लीज लेक्चर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और t हो गया टाइम फॉर विच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन was in consideration। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी जो टाइम होता है, आप टोटल टाइम नहीं ले सकते जर्नी का। मान लो आपसे बोला कि आधे टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा, आधे टाइम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी इसमें जो आप टाइम लोगे वो टाइम तभी तक का लोगे जब आपका जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें। क्लियर है? तभी मैंने यहाँ लिखा है टी इज इक्वल टू टाइम फॉर विच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाज इन कंसिडरेशन, यानी कि जब तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी तक का आप ये टाइम कंसिडर करोगे। ओके, तो v हो गया, u हो गया, ठीक है, a हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये s क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बस हो गए सारे टर्म्स। तो ये इनके यूजुअल मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो याद रखना है कि ये वाले जो इक्वेशंस है ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, या फिर आपसे क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि इस पर फोर्स कांस्टेंट है। किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। मास तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। मास जो होता है क्या है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास अगर कांस्टेंट है और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये जब भी बोलेगा तब आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक अच्छा सा बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो फ्रेंड्स, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कांस्टेंट फोर्स। एक पार्टिकल है जिसने अपना मोशन स्टार्ट करा है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि u इज इक्वल टू जीरो हो गया। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में भी क्या है कि अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि जो फोर्स इस पर लग रहा है वो किस तरीके का है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब अभी मैंने बताया था, अगर आपको कांस्टेंट फोर्स दे रखा है इसका मतलब उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है और मास इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, if the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in first 20 second is s2, find s1 ratio s2। तो ये आपको बताना है कि पहले के 10 सेकंड में क्या है, s1 डिस्टेंस है, और जो पहले के 20 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है, s2 है। तो आपको s1 और s2 का रेशियो बताना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। साथ ही साथ इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दिया मैंने। क्लियर है? डिस्टेंस आपको फर्स्ट 10 सेकंड में दे रखा है s1। तो फर्स्ट केस लेते हैं इसमें, केस वन में जो डिस्टेंस है आपका s कितना है, s1 के बराबर है, और टाइम है आपका 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जिसमें s t a u ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसी इक्वेशन एक ही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो s आपको दे रखा है s1, तो s की जगह मैंने s1 लिख दिया, ut। अब देखो u तो आपको जीरो दे रखा है, तो जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो हम a कंसीडर कर लेंगे, यही a ही मान लिया हमने। टाइम आपको 10 सेकंड दे रखा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जीरो हो गया, ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100a/2 हो जाएगा, 100a/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50a। क्लियर है? तो ये हमारा s1 हो गया। केस 2 निकालते हैं। केस 2 में आपको ये दिया है
कि जो फर्स्ट 20 सेकंड में डिस्टेंस होगा वो s2 होगा। तो हमारा केस 2 में s जो हो गया वो s2 के बराबर हो गया, टाइम आपको 20 सेकंड दे रखा है। सेम वही करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की जगह हमने s2 रखा, यू टी ये 0 हो गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ए ही मानेंगे, टाइम आपको दिया 20 सेकंड यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो ये हो जाएगा 400/2 यानी कि 200A। क्लियर है। अब आपको S1/S2 निकालना है, यानी कि S1 रेशियो S2 निकालना है। तो ये हो जाएगा S1 की वैल्यू आपको 50A दे रखी है, तो ये हो गई 50A, और ये आपको दे रखी है 200A। तो A से A कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 54 टाइम्स जा हो गया, 54 जा 200 हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा 4S1 = S2, या आप बोल सकते हो S2, ठीक है। तो 4S1 = S2 हो गया, या S1 हमें तो S1/S2 निकालना है, तो S1/S2 कितना हो गया 1/4, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4। तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। एक और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, वो देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये करोगे, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके नीट के एग्जाम में या फिर जेईई मेंस का जो भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, आपको कंडीशन यहाँ क्वेश्चन में दे दी गई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है जब आप ये टर्म देख लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स, ऐसा कुछ भी देख लो, तो बस आप समझ जाओ कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हिंट होता है क्वेश्चन में। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है, ये ए पॉइंट हो गया सपोज, ये बी पॉइंट हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी कि a पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो है v1 और b पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी है v2। इफ c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b, फाइंड वेलोसिटी है c। c क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। इस पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी v कंसिडर कर ली है, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी v, ठीक है। तो मान लो a से c की जो लेंथ है या डिस्टेंस जो है a से b की मैंने x मान ली है। तो ये अगर c मिड पॉइंट है तो a से c की कितनी हो जाएगी x/2, और c से b की भी कितनी हो जाएगी x/2। क्लियर है, आई होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करते टाइम यही ध्यान रखना होता है कि जो भी आपको कंडीशंस दे रखी हैं वो सारी कंडीशंस आप पहले नोट करो, उसके बाद ये देखो कि इसमें पूछा क्या गया है। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको v वेलोसिटी पूछेगी c मिड पॉइंट पर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले a से b पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब दे रखा है। एक्सेलरेशन आपको पता नहीं तो हम एक्सेलरेशन a मान लेंगे। क्लियर है। और आपको डिस्टेंस दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। तो ये जो इक्वेशन है उसमें से आपको 3 इक्वेशन में आपको ये देखना होता है कि कौन सी वाली फिट बैठेगी। तो 2 इक्वेशंस में तो देखो आप टाइम के बारे में दिया होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम की कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो हमें वो वाली इक्वेशंस नहीं छोड़नी है। तो एक ही इक्वेशन बचती है जिसमें टाइम की बात नहीं होती, वो है v² या v² माइनस u² = 2as। ठीक है, ये हम लगाएंगे। पहले हम बात कर रहे हैं a से b तक की। जब a से b की बात करेंगे, a से b जो ट्रैवल हो रहे हैं वो करेंगे बात, तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी v2 है, तो ये हो जाएगा v2² माइनस u², u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो v1² हो गया, इक्वल टू 2a। a तो एक्सेलरेशन दिया नहीं है यहाँ पर, तो मैं a ही मानूंगा उसको। अब डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट टोटल a से b तक x हुआ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कंसिडर करोगे कि जो आपका a से c तक का मोशन है, तो a से c तक का देख लेते हैं हम मोशन, उसमें भी यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² = 2as। ठीक है, तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v ही मान रखी है हमने, तो v² ही ले लेंगे उसको, माइनस u² इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो v1² हो गया 2ax। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो a मान लिया मैंने उसको, x यानी कि जो डिस्टेंस है a से c के बीच का कितना है, x/2, तो ये हो गया x/2। क्लियर है।
ठीक है, तो ये हो गया 2ax/2 हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो 2ax की वैल्यू है इस 2ax की जगह पर यहाँ पर इसको फिट कर दो। क्लियर है, क्योंकि v यहाँ से, क्योंकि v जो है आपकी सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 ये डिनोमिनेटर में था तो वो वैसे का वैसे ही आ गया, सिर्फ 2ax की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर रखी है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ये जो v1 स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ मैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, v स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये माइनस v1 स्क्वायर है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस v1 स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अब मैं इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा प्लस का 2v1 स्क्वायर, ये हो गया। तो अब जो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी v2 स्क्वायर, ये माइनस v1 स्क्वायर है, ये प्लस का 2v1 स्क्वायर है, तो दो में से एक v1 स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको प्लस का एक v1 स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस प्लस का मिलेगा प्लस v1 स्क्वायर बाय 2। अब v स्क्वायर इतने के बराबर है, तो v की अगर वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, ये आया आपका सॉल्यूशन। और ये रिजल्ट इतना कमाल का है ना कि आप इसको नोट करके रख लो और याद कर लो, बल्कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल में जरूर काम आएगा, क्योंकि AIPMT के एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, वो पूछता क्या है कि A से B एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, कुछ भी मूव कर रहा है A से B, C उसका मिड पॉइंट है। A और B पे आपको कुछ भी वेलोसिटी दे दी, A पे मान लो 30 मीटर पर सेकंड, B पे आपको 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके कुछ भी हाइपोथेटिकल वेलोसिटीज दे दी, या A और B ही दे दी। ठीक है, और आपसे पूछा कि अगर उसका पॉइंट जो है C पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, A और B के बीच का जो C है वो क्या है मिड पॉइंट है, या मिड वे भी बोल सकता है, या कि बीचों बीच में, तो वहां पर उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी v, वो होगी A पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस B पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और बाहर से अंडर रूट। क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप इसको एक शॉर्टकट ट्रिक भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स की भी जब काइनेमेटिक्स की ट्रिक बताऊंगा तो उसमें भी ये जरूर बताऊंगा ट्रिक, तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन इसीलिए पहले से दे दी है। क्लियर है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोशन अंडर ग्रेविटी से पढ़ने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताना चाहूँगा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे मान लो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको u दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है। क्लियर है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी v एवरेज, तो वो हो जाएगी u प्लस वी बाय टी, इतने के बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है और टाइम t दे रखा है उस बॉडी के मोशन का, तो आप उससे एवरेज वेलोसिटी जो है इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, और आपको ये भी पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आप सभी ने पढ़ रखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ? जी जरूर। सॉरी, ये जो है इसमें t नहीं होगा बल्कि 2 होगा। ओके सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। ये क्या होगा u प्लस वी बाय 2। क्लियर है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बेसिकली क्या है एक एवरेज ही निकाल रहे हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का आप एवरेज निकाल दोगे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा u प्लस वी बाई 2, और आपको ये भी पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि s बाई टी हो गया। तो क्या मैं s बाई टी को इसके बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ये भी है, एवरेज वेलोसिटी ये भी है, तो इसको इसके बराबर अगर मैं रख दूँ तो ये हो जाएगा s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। क्लियर है, और अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो होगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 और इंटू टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। क्लियर है, तो ये दो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैंने निकाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है।
क्लियर है? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली जो बेसिकली जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो एक तरीके का क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब ये होता है कि हम मोशन को कंसीडर तब कर रहे हैं जब उस पर अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही है। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल पे एक्ट करने वाला जो एक्सेलरेशन है, अगर वो एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की वजह से जो है उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है और ये कोई पार्टिकल है, आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा। नीचे जो आ रहा है, ठीक है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के पास इतनी इसकी वैल्यू होती है। और कभी क्वेश्चन में आपको दिया भी होता है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब तक आपको ये वैल्यू नहीं दी होगी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, तब तक आपको ये नहीं लेनी बल्कि यही लेनी है 9.8 या फिर 9.81। क्लियर है? अब इस स्मॉल जी की वैल्यू जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो डिक्रीज होती है, अर्थ से दूर जाते हैं ऊपर की तरफ हाइट पे तब भी डिक्रीज होती है। वो ग्रेविटेशन चैप्टर की बात है, तब हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोशन ड्यू टू अंडर ग्रेविटी में यही होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पर जो आपका एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल जी के बराबर होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्म ही है स्मॉल जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ी है अभी, वो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पर कि ऑल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर वैलिड हेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 3 इक्वेशंस पढ़ी, 3 नहीं बल्कि 4, जो लास्ट में एक फॉर्मूला भी पढ़ा हमने u + v/2 × t, वो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। क्लियर है? साथ ही साथ s = ut + ½ at², v² = u² + 2as और v = u + at, तो ये तीनों ही एप्लीकेबल होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ नहीं आता है कि कब जी को नेगेटिव लेना है, ऊपर जा रहा है तब नेगेटिव करना है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव करना है। ये सब आपको बिल्कुल खत्म कर देना है अपने दिमाग से। जो चीज़ मैं बताऊंगा बस उसे ही याद करना है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन पहले देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली हाइट। ठीक है, यहाँ पर जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट होता है कि ये इतनी हाइट से ऑब्जेक्ट जो है छोड़ा गया, इतनी हाइट पर ऑब्जेक्ट फेंका गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है आप हमेशा नेगेटिव कंसीडर करोगे, नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज बिलो, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, आपको फिर से बताता हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव तब होगा, कब होगा, जब आप बॉडी को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, यानी कि बॉडी क्या है बेसिकली नीचे अर्थ के पास आ रही है। क्लियर है? यानी कि जो आपकी फाइनल पोजीशन होगी वो हमेशा इनिशियल पोजीशन के नीचे होगी। ओके, नेगेटिव कब होगा, फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके छोड़ा तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल क्या होगी, नीचे होगी। तो फाइनल जब भी आपको पोजीशन नीचे मिलेगी इनिशियल से, तब आप जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि हाइट जो होगी वो आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर है? ये आपसे बोल दे कि आपने क्या करा, एक बॉडी को नीचे इस तरीके से फेंक दिया, तो इनिशियल तो आपकी ये थी, फाइनल क्या होगी, कहीं नीचे होगी, इनिशियल से तो नीचे होगी, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लोगे। अब इसके ऑपोजिट केस में आप पॉजिटिव मान लोगे। पॉजिटिव कब मानोगे,
जब फाइनल पोजीशन आपकी अबव होगी, इज अबव इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो पॉजिटिव आप कब मानोगे, जब आपने मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तब क्या होगी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। क्लियर है। अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरी वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या है, अगर अपवर्ड होगी तो आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव लोगे। क्लियर है। अपवर्ड का मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ होगी, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे। अगर आपने ड्रॉप कर दिया, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया या फिर नीचे की तरफ फेंका, आपने अर्थ की तरफ फेंका, तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, तो क्या होगी वेलोसिटी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइन बस याद रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव वही है यहाँ पर। ठीक है, तो यही साइन कन्वेंशन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। और एक नोट डाल के एक चीज लिख लेना कि जब ये दोनों कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन जो है हमेशा माइनस ही लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा माइनस जी के बराबर ही यूज करना है, ऑलवेज। क्लियर है। अगर आप ये दोनों कंडीशंस ले रहे हो, ये दोनों साइन कन्वेंशंस ले रहे हो, तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन जो होगा माइनस जी के बराबर ही रखोगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके अंदर। क्लियर है, तभी आपका जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सही होगा। तो यही जो साइन कन्वेंशन है इन्हीं को आपको फॉलो करना है ताकि आपका न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक बात ये बता दूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, इट इज़ अ ऑल्सो प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ मोशन, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जब एक पार्टिकल को इस तरीके से भेजेंगे तभी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ये भी तो, अगर मैंने इस तरीके से भेजा और पार्टिकल इस तरीके से आ गया, मैंने इसको ऊपर भेजा, ये वापस नीचे आ गया। क्लियर है, तो ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी अलग अलग चीज़ें नहीं है। ओके, तो चलिए अब इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2013 में आया था। ठीक है, तो अभी जो भी हमने पढ़ा वो सब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। पहले ही आपको बोल दिया कि ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके फोर्स में क्या है, एक स्टोन फॉल करता है, यानी कि स्टोन को छोड़ा गया या फिर स्टोन गिरा है। ठीक है, ये आपको बोला गया है। इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। यानी कि पहले 5 सेकेंड में जब उसने स्टार्ट करा जहाँ से छोड़ा गया था या गिरा जहाँ से, तो पहले जब 5 सेकेंड हुए तो s1 डिस्टेंस कवर करा, अगले जो 5 सेकेंड हुए उसमें s2 करा और अगले जो 5 सेकेंड हुए उसमें s3 करा। क्लियर है। तो आपको बताना है h1, h2 और h3 में रिलेशन बताना है। ठीक है, कि ये इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ से आपका जो है स्टोन फेंका गया। क्लियर है, और ये यहाँ पर टोटल मतलब यहाँ पर जो है गिर गया, ऐसा आप मान लो। ओके, तो यहाँ से जब आपको ये फेंका गया, ये छोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल हुआ है, यानी कि छोड़ा गया है खाली स्टोन, उस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो गई। ओके, स्टोन क्या इधर की तरफ आया है, नीचे की तरफ। ओके, अब इसमें ये बोला है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, s1। ठीक है, और अगले 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, s2, और अगले 5 सेकंड में s3। ऐसा करके मान लिया। हो सकता है स्टोन आगे भी जा रहा हो, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि जो है अर्थ पे टच कर गया। तो हमें जो कंडीशन दी है हमें बस वही देखनी है। तो आपको t1 जो पहले आपको टाइम दिया 5 सेकेंड दिया है, t2 जो टाइम दिया है वो भी 5 सेकेंड दिया है इतने इंटरवल का, और अगला जो t3 टाइम मैंने कंसिडर करा है वो भी 5 सेकेंड दिया है। तो पहले के 5 सेकंड में s1 कर रहा है, दूसरे s1 नहीं, सॉरी h1 था ना, सॉरी h1 था। ठीक है, तो h1, h2, s3 है, h1, h2, s3। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, g लग रहा है इसमें, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, g हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपको g के लेना है माइनस। ठीक है, नेगेटिव लेना है। ओके, अब आप ये देखो कि ये क्या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है। अब इसकी जो फाइनल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ है,
फाइनल पोजीशन ये हुई, इनिशियल ये हुई, तो फाइनल पोजीशन अगर बिलो होगी और इनिशियल क्या है उससे ऊपर होगी, इफ फाइनल पोजीशन इज बिलो देन इनिशियल पोजीशन, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है या फिर हाइट लेनी है कैसे लेनी होगी आपको, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -H1, ये होगा -H2 और ये होगा -H3। क्लियर है, क्योंकि इस वाले केस में भी करोगे ऑब्जर्व तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल क्या है, इनिशियल के नीचे है, तो आप -H1 लोगे, -H2 -H3। क्लियर, तो ये हमने अपना और जो भी क्वेश्चन में दिया था सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लिया। अब अप्लाई करते हैं इक्वेशन। ओके, तो जो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ करेंगे s = ut + ½ at²। क्लियर है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर टाइम प्रोवाइड है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको दिया है -g के बराबर। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 मतलब इतने पार्ट को पहले कंसीडर कर रहे हैं, तो आप क्या करो, इतने पार्ट को कंसीडर करोगे, इसमें जब लगाओगे s = ut + ½ at², तो ये तो s क्या हो गया आपका -H1 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट u कितना है 0 है तो 0 × t 0 हो गया, प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन a = -g ही रखना है हमेशा, ध्यान रखना, t², तो t आपको दे रखा है 5 सेकेंड्स, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका -25g/2। क्लियर है, तो ये h1 की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो h1 आपके पास आ गया 25g/2। ये मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2 जो लूंगा मैं सिर्फ इतना पार्ट नहीं लूंगा बल्कि इनिशियल से यहाँ तक लूंगा, क्योंकि तभी मुझे क्या है h2 की वैल्यू मिल पाएगी। ओके, इतना पार्ट मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है वेलोसिटी नहीं पता है। ओके, ना यहाँ की वेलोसिटी पता है ना यहाँ की वेलोसिटी पता है, खाली ये पता और ये पता है, तो इतने में मेरा काम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसीडर कर लूँ तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, इतना डिस्टेंस भी पता है h1 h2, ठीक है, और ये टाइम भी पता है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड्स हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें भी यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन अप्लाई करने पर क्या होगा देखो, -H1 -H2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट = ut क्या हो गया 0 हो गया, प्लस ½ a की जगह -g हो गया, टाइम आपका टोटल यहाँ तक कितना हो गया 10 सेकेंड्स, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, t² होता है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, -H1 + H2 कर सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके। ओके, और ये कितना हो गया -100g/2, अब माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा h1 + h2 = 100g/2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, h1 की वैल्यू आपको यहाँ से पता है 25g/2 है, तो आप इसमें अगर रख दोगे तो आपको h2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, तो h2 = क्या हो जाएगा 100g - h1, 100g/2 - h1, h1 की वैल्यू आपको दे रखी है 25g/2, तो 100g में से 25g क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75g/2। ये आपकी हुई क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम ऐसे करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा s3 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसका रिजल्ट लिख लूंगा, h1 = यहाँ पर लिख देता हूँ, h1 = 25g/2। ये आपकी क्वेश्चन की थी फर्स्ट थी। ठीक है, तो अब मैं करूँगा केस 3। केस 3 देखते हैं क्या होगा। देखो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो होगा -H1 -H2 -H3, -H1 -H2 -H3, s = ut यानी कि u0 था तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ½ at², a की जगह -g रखा, टाइम देखो कितना हो गया 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, यानी कि टोटल कितना हो गया 15 सेकंड, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। क्लियर है, अब माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा h1 + h2 + h3 = -225g/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। क्लियर है, अब क्या करूँगा, h1 + h2 + h3 = 225g/2, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब आप देखो h1 + h2 की आपको यहाँ पर वैल्यू पता है, h1 + h2 कितना है 100g/2। अगर मैं इसकी जगह पर ये रख दूँ तो मुझे h3 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ठीक है यही करना है मुझे। तो h3 कितना हो जाएगा 225g/2 माइनस ये उस साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 225g/2
माइनस H1 प्लस H2, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है 100/2g, 100/2g। ये जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 125g/2। ये आपकी कोई इक्वेशन 3। क्लियर है? तो अब मैं H1, H2 और H3 की वैल्यू लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, तो H1 लिख लेता हूँ मैं। H1 इज इक्वल टू कितना है 25g/2। H2 कितना आ गया मेरे पास 75g/2 और H3 कितना आ गया 125g/2। ठीक है, ठीक है, तो इसे रब कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जितना डाटा चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। ओके, तो अब H1, H2 और H3 में रिलेशन पूछा था, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं H1 रेशियो H2 रेशियो H3। ठीक है, तभी मुझे रिलेशन मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं 25g/2 रेशियो 75g/2 रेशियो 125g/2। ये हो गया 2 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही में जी और ये जी तीनों जी कैंसिल हो गए। अब आप ये देखो 25 है, 25 3 या 75 होता है और 25 5 या 125 होता है। तो ये हो गया 1 टाइम, ये गया 3 टाइम और ये गया 5 टाइम। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इज इक्वल टू 1:3:5। ये मिल गया आपको। ओके, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि H2 इज इक्वल टू, एक मिनट, H2 नहीं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि H1 इज इक्वल टू 3H2। एक रिलेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, और फिर H1 और H3 को कंसिडर करूँगा तो H1 इज इक्वल टू 5H3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि H2 कितना हो गया H1/3 और H3 कितना हो गया H1/5। ठीक है, तो मुझे जो रिलेशन मिला वो कितना मिल जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। ये जो आएगा मेरा रिलेशन, ये क्या है, फाइनल रिलेशन आ गया। यहाँ से जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला कि H1 इज इक्वल टू H2/3 हो जाएगा। H1 इज इक्वल टू H2/3, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। H1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो आंसर जो है यही आएगा, H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। तो H1 H2 H3 इसका रेशियो ये था। ठीक है, तो ये क्या होगा कि H2 इज इक्वल टू 3H1 होगा और H3 इज इक्वल टू 5H1 होगा। क्लियर है? जो H2 की वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 3H1 के बराबर मिलेगी, और H3 की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 5H1 के बराबर। क्लियर है? तो जब आप यहाँ से H1 की वैल्यू निकालोगे तो H2/3 हो जाएगा, H2/3, और H1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा H3/5। तो ये जो रिलेशन होगा ये आ गया H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और ये AIPMT 2013 में पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसी हिसाब से आपको कंडीशंस मैनेज करनी होती है, फिर ये देखना है कि कौन सी जो है इक्वेशन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और वो वही अप्लाई होगी जो भी आपको वेरिएबल वगैरह दे रखे हैं क्वेश्चन में, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी हिसाब से आपको इक्वेशन जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और अब मैं बस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ, और इसके बाद मैं जो एक लेक्चर डालूंगा उसमें काइनेमेटिक्स के बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और PYQs भी होंगे उसमें, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को भी ज़रूर देखना। ओके, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।